जय हिंद। देखिए, क्यूबा को अमेरिका ने चारों ओर से घेर लिया है। उसकी दवाइयां, फ्यूल, बिजली सब खत्म हो गई है और अमेरिका उसे पूरी तरह नेवल ब्लॉकेज लगा दिया है। क्यूबा को बचाने के लिए रूस से जहाज चल चुका है। 10 दिन बाद ये रूस का जहाज क्यूबा में पहुंचेगा। यदि अमेरिका इस क्यूबा के जहाज को रोकेगी तो एक बड़ा युद्ध की संभावना बढ़ती है और युद्ध कल कितना रूप बड़ा ले लेगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि क्यूबा पर अमेरिका ने कैसे सैंक्शन लगाए और रूस ने क्यूबा में अपना परमाणु मिसाइल रखा हुआ था और महज एक ऑफिसर ने रोका था, वरना रूस अमेरिका के ऊपर परमाणु बम बना दिया रहता, परमाणु बम से हमला कर दिया रहता। तो हम एक एक करके समझते हैं इसको। देखिए, क्यूबा जो है वो नॉर्थ अमेरिका के पास इस कैरेबियाई देश में आता है। इस जगह, इस समुद्र को कैरेबियन समुद्र कहते हैं। तो यहाँ जो भी देश आते हैं कैरेबियन देश आते हैं। यहाँ पर एक देश है क्यूबा। यहाँ चीनी का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये देश है आपका क्यूबा। देखिए, इस शेप में है क्यूबा। ये अमेरिका से काफी करीब है। अमेरिका का ये यूनाइटेड स्टेट है, इसका ये निचले राज्य का नाम है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा से काफी करीब है क्यूबा, इसलिए अमेरिका के लिए काफी सेंसिटिव रहता है। क्यूबा को अगर हम देखेंगे तो क्यूबा अमेरिका के पास होने के साथ साथ ये कैरेबियन सी में सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है। बड़ा सुंदर पर्यटक जगह है। वहां पर कॉफी वगैरह का उत्पादन बहुत होता है, चीनी का उत्पादन होता है, यहाँ का सिगार यानी सिगरेट बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। ये सब चीजें बहुत प्रसिद्ध है और इसको खोजने निकला था कोलंबसवा। ये कोलंबसवा भारत खोजने गया। यहाँ पर ये था रहने वाला स्पेन का। इसको कहा कि हम भारत को खोजेंगे। अब भारत इधर है ना, तो ये भारत को खोजने इन्हें चल गया। आई सोच रहा पहुंच गया क्यूबा, कहा हम भारत को खोज दिए। यहाँ के आदमी को देखा तो एकदम करिया करिया लंबा लंबा, कहा कि इंडियन तो लग रहे हैं सब, लेकिन हम लाल लाल है सब। यहाँ पे इसको वेस्ट इंडीज की टीम मिल गई थी तो नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। बाद में पता चला इसे दूसरा चीज खोज दिया। तो स्पेन से आया था कोलंबस। इसने 1492 में इसने क्यूबा की खोज किया और जैसे खोज किया स्पेन ने इस पे आके कब्जा कर लिया। यहां से खोज किया, स्पेन ने आके इस पे कब्जा कर लिया और 400 सालों तक क्यूबा पर स्पेन का कब्जा रहा। और स्पेन का जब ये कब्जा रहा तो अमेरिका अनकंफर्टेबल होने लगा कि उसके सिधाने आकर कोई दूसरा देश और यहां पर कब्जा कर लिया। इसलिए अमेरिका ने अब इस यहां क्यूबा के लोगों को भड़काना चालू किया और अमेरिका कहा तुम लड़ो अपने देश के लिए और यहाँ के लोगों को भगाओ, विदेशी का क्या अधिकार है तुम्हारे देश के ऊपर। तो ये बहुत अमेरिका हेल्प किया और अमेरिका यहाँ पर विद्रोह भेजा, हथियार भेजा ताकि इन लोग को मारा जाए। और अमेरिका ने क्यूबा के लोगों को वादा किया, कहा कि देखो हम क्यूबा तुम्हें आजाद कराना चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर कब्जा करना नहीं चाहते, तुम मार के भगाओ स्पेन को। और अमेरिका ने टेलर अमेंडमेंट किया 1898 में। टेलर अमेंडमेंट में अमेरिका ने वादा किया कि अमेरिका क्यूबा पे कब्जा नहीं करेगा। इसलिए क्यूबा वाले अमेरिका पे भरोसा किए और मार धार पूरा जबरदस्त हुआ और स्पेन को लंबा समय लगा, धीरे धीरे करके स्पेन को इन लोगों ने भगा दिया। अमेरिका ने टेलर अमेंडमेंट के बाद अगला अमेंडमेंट किया, बड़ा समझदार था। जब अमेरिका ने देख लिया कि अब यहां से स्पेन जाने वाला है तो अमेरिका ने यहां पर एक अलग एग्रीमेंट कर दिया, प्लाट अमेंडमेंट। प्लाट अमेंडमेंट जो था 1901 में किया गया था, बड़ी सोच समझ के। और इसमें कहा गया कि अमेरिका जो है वो क्यूबा के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप कर सकता है। ये कैसे भाई? और दूसरा, क्यूबा के ग्वांतनामो में अपना एक नेवल बेस रखेगा, नौसैनिक अड्डा रखेगा। ये क्यूबा है, उसकी यहां पर एक जगह है ग्वांतनामो। आज भी अमेरिका ग्वांतनामो में अपना नौसैनिक अड्डा रखा है और इसी ग्वांतनामो से ओसामा बिन लादेन के बारे में पता चला था। और यहां पर अमेरिका ने षड्यंत्र रचना चालू किया। तो टेलर अधिनियम हो गया, उसके बाद प्लाट एक्ट हो गया 1901 और 1902 में क्यूबा आजाद हो गया। क्यूबा जब 1902 में आजाद हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और क्यूबा के पहले राष्ट्रपति बनाए गए टॉमस पाल्मा। तो टॉमस पाल्मा पहले राष्ट्रपति बनाए गए। ये अमेरिका के हिसाब से ही चल रहे थे। इसके बाद जैसे जैसे क्यूबा के राष्ट्रपति हैं लोग, वो अमेरिका के ही इशारे पे चलते रहे क्योंकि अमेरिका के एकदम पड़ोसी थे। लेकिन धीरे धीरे जब आगे समय बढ़ता गया, एक राष्ट्रपति आए 1933 में, बटिस्टा। 1933 में बटिस्टा आया। ये तो अमेरिका का गुलामी पे उतर गया। यहाँ पर क्यूबा के सारे रिसोर्सेज अमेरिका के लिए खोल दिए। इसका विरोध भी हुआ बहुत ज्यादा और धीरे धीरे देखते देखते क्यूबा के संसाधनों पर अमेरिकी व्यापारियों का कब्जा हो गया। क्यूबा के ज्यादातर कॉफी के खेत उन अमेरिकी व्यापारियों को अलॉट कर दिए गए, गन्ना के खेत,
चीनी मिल के कारखाने, ये धीरे धीरे करके जितना टूरिस्ट जगह था उन सारे को अमेरिकियों को अलॉट कर दिया गया। इसलिए जनता इस बटिस्टा से नाराज हो गई और नतीजा ये क्या हुआ, अमेरिकी सब जो होते हैं सब अय्याश टाइप के ज्यादा होते हैं। उन्होंने क्या किया, बटिस्टा के इसका फायदा उठाया। इन लोगों ने क्या किया, क्यूबा में आके यहां से पूरा पैसा कमाते थे सब, क्यूबा में आके अय्यासी का अड्डा बना दिए, जुआ खेलते थे सब, वैश्यावृत्ति एकदम अंधाधुन लेवल का करा दिए सब। पूरी दुनिया में क्यूबा का नाम हसाई हो गया। क्यूबा के ज्यादातर जमीनों पे इस सब ने कब्जा कर लिया। यहाँ पर यहाँ शराब इस सब का जुआ का अड्डा बना दिया और क्यूबा की जनता बेरोजगार हो गई। इसलिए लोग बतिस्टा से उब गए और बतिस्टा ने 1933 से 59 तक शासन किया। इस 20 सालों के शासन में 25 सालों में इसने अमेरिका का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन बतिस्टा के इस आंदोलन को दबाने के लिए अब आ गए थे फिडेल कास्त्रो। इनको देखिएगा, ये अगले 50 सालों तक यही राष्ट्रपति रहने वाले हैं, इसलिए याद करने में भी झमेला नहीं है। 50 सालों तक ये आदमी राष्ट्रपति रहेगा, फिडेल कास्त्रो। फिडेल कास्त्रो ने बटिस्टा से लड़ाई लड़ा, बहुत विद्रोह किया, छापामार युद्ध किया, गुरिल्ला युद्ध किया, अमेरिका के खिलाफ जाके और पूरे क्यूबा को स्वतंत्र करा दिया। 1959 में फिडेल कास्ट्रो पूरी तरह से क्यूबा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब जो क्यूबा कभी अमेरिका के इशारों पे चलता था, वह क्यूबा अब पूरी तरह स्वतंत्र था फिडेल कास्ट्रो के लिए। लेकिन अमेरिका फिडेल कास्ट्रो को पसंद नहीं करता था। अमेरिका ने कहा कि इसको हम लोग मिटा देंगे, तो अमेरिका फिडेल कास्ट्रो के पीछे पड़ गया, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट में हर चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे चाइना और रसिया में थी यहाँ पे, लेकिन ये जो है हर चीज यहाँ प्राइवेट है। तो अमेरिका फिडेल कास्ट्रो को देखना नहीं चाहता था। अब अमेरिका ने फिडेल कास्ट्रो को मरवाने के लिए वहां विद्रोह भड़काना चालू किया। एक एक करके समझते हैं। फिडेल कास्ट्रो ने अमेरिका को हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट क्या दिया। 1 जनवरी 1959 को ही फिडेल कास्ट्रो ने कहा कि जितनी अमेरिकी बैंक है क्यूबा में, अमेरिकी बैंक बंद, अमेरिकी जितनी फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो जाएंगी, जितने चीजें को प्राइवेटाइजेशन किया गया है वो सब राष्ट्र की हो जाएगी, नेशनलाइज हो जाएगी, क्यूबा की सारी संपत्ति पे क्यूबा के लोगों का हक होगा। रातों रात अमेरिकी कंपनियों को क्यूबा छोड़ के भागना पड़ा और ये अमेरिका के लिए घनघोर बेइज्जती था। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर थे। आइजनहावर को यह बात बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि अब इस फिडेल कास्ट्रो को मरवा दो, क्योंकि अमेरिका वाले तो मरवाने में सबसे आगे रहते हैं, किसी की हत्या करा देते हैं सब। इसके लिए अमेरिका ने एकदम घटिया चाल चला, मानवता को तार तार करने वाला। अमेरिका के CIA के लोगों ने विद्रोहियों को पकड़ा। ये लोग कौन थे? जब फिडेल कास्ट्रो यहां पर बतिस्टा से लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो बतिस्टा के लोग थे जो फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ थे, 1500 लोगों को ट्रेंड किया अमेरिका में ले जाके CIA ने। CIA उनको ट्रेंड किया, उन्हें हथियार दिया और उनके पूरे हथियार के पूरे बटालियन का नाम लगा ब्रिगेड 2506। ब्रिगेड 2506 ये बतिस्टा के वफादार सैनिक थे जो अब फिडेल कास्ट्रो से लड़ने के लिए तैयार थे। इन्हें ट्रेनिंग और हथियार CIA ने दे दिया। एक से एक एडवांस हथियार, एक से एक लेटेस्ट हथियार दिया और प्लान ये रखा इन लोगों ने कि इन 1500 लोगों को अलग अलग जगहों पे हम घुसवा देंगे, फैला देंगे और अलग अलग जगह पे ये लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। जब अलग अलग जगह पे विद्रोह करेंगे तो अमेरिका ये दिखाएगा कि क्यूबा के लोग विद्रोह कर रहे हैं फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ। ऐसे ही ईरान में किया था, जगह जगह विद्रोह करा के। और अमेरिका ने प्लान बनाया कि इन लोग पे बम मारेंगे खुद है और कह देंगे कि फिडेल कास्ट्रो मरवा रहा है, यानी विद्रोह भी खुद ही करवा रहा है और कुचलवा भी खुद ही रहा है। और इसकी शुरुआत उसने किया 17 अप्रैल 1961 को बे ऑफ पिक्स में। बे ऑफ पिक्स में यहाँ की उसकी सेना घुस गई। लेकिन जैसे इसकी सेना घुसी ना, अमेरिका की जो CIA के ट्रेंड लोग थे, यहाँ के लोकल मछुआरों ने इन्हें देख लिया और सेना को इत्तला कर दिया। सेना आके इन लोग को मारना चालू कर दिया। सेना जब इन लोग को मारना चालू किया तो अमेरिका की चाल ये थी कि ये लोग को जब घुसा देगा विद्रोहियों को, तो जब विद्रोह करेंगे तो अमेरिका ने क्या किया, अपने डगलस B-26 जहाजों को पेंट करके इसके ऊपर क्यूबा का झंडा लगा दिया, क्यूबा का झंडा पेंट कर दिया और अपने ही भेजे लोगों के ऊपर गोली चलवाने लगा और कुछ आम नागरिकों पर गोली चलाने लगा और ये हल्ला कर दिया कि फिडेल कास्ट्रो मरवा रहा है लोगों को, अब पूरा अंदर विद्रोह हो रहा है। लेकिन फिडेल कास्ट्रो की सेना रेडी थी, उसने मार के 5 जहाजों को गिरा दिया और उनको जहाजों को जब गिराया तो पता चला तो अमेरिका की जहाज है। और ये जो विद्रोही अंदर आए थे लोग, इन लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया और मारने के बाद 100 लोगों को मार दिया और 1400 लोगों को पकड़ लिया फिडेल कास्ट्रो। और जब 1400 लोगों को पकड़ लिया तो पूरे जनता के सामने लाया गया और अमेरिका की पूरी पोल पट्टी खुल गई और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी की घनघोर बेइज्जती हुआ।
जॉन एफ कैनेडी ने सीआईए को कहा कि ये जो ऑपरेशन बे पिग चालू किए थे, ये ऑपरेशन बे पिग सफल नहीं हुआ, अब इससे खतरनाक विद्रोहियों को भेजो ताकि वो फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिरा सके और ये लोग प्रोपेगेंडा चालू कर सके। तो अब अमेरिका ने इससे खतरनाक ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेशन मंगूज, यानी नेवले वाला ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन 1961 से चालू हुआ, 2 सालों तक चला, और ये ऑपरेशन में हर एक मानवता की चीजों को लांघ दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो जॉन एफ कैनेडी थे, वो चाहते थे क्यूबा इनके हिसाब से काम चले, और से काम चले। और उस समय रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव जो थे वो क्यूबा को साथ देते थे, ताकि वो भाई दुश्मन दुश्मन को लड़ाना चाहते थे यहाँ पे। अब इसकी लड़ाई में सीआईए घुस गया और फिदेल कास्त्रो को मारने का प्रयास किया। इसने अगला प्लान बनाया कि विद्रोहियों को सॉफ्टली एक एक करके अंदर ले जाएंगे और क्यूबा की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। क्यूबा को इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए इसने क्या किया, क्यूबा में जितनी फैक्ट्रीज थी उनमें आग लगवाना चालू किया, ताकि लोग ये कहें कि फिदेल कास्त्रो ही ठीक नहीं है। इसके लिए उसने वहां के जितने कारखाने थे, जितना चीनी मिल के कारखाने थे, उन सब में आग लगा दिया। क्यूबा की इकोनॉमी चीनी मिल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। साथ ही सीआईए और जॉन एफ कैनेडी ने हर मानवता को पार करते हुए जितने पुल थे, सड़क थे, बिजली के घर थे, इन सब को उड़ाना चालू कर दिया। अनाज के गोदाम में, फैक्ट्रीज के गोदाम में इसने बम्बार्डमेंट करना चालू किया, और बाहर से हमला नहीं करता था। ये सीआईए वाले मिलते थे, पहले मजदूर को कुछ पैसा खिला के अंदर सामान रखवा देते थे कि ये सामान रख देना, पता चलता सामान नहीं था, बम था, ब्लास्ट कर जाता था। और मजदूर को लगता था भैया ये छोटा सामान रखने के लिए हमको तो इतना पैसा मिल रहा है। हर तरह तबाही मचा दिया इन सबों ने, पूरा उसका पावर प्लांट उड़ा दिया, और अपना एक फाल्स रेडियो स्टेशन बैठवा दिया सीआईए ने, और उस पे कहता था कि हम विद्रोही हैं, फिदेल कास्ट्रो की सरकार को गिरा देंगे। लेकिन फिदेल कास्ट्रो इन सबसे समझदार था, फिदेल कास्ट्रो पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इसने क्या किया, उसके बाद भी क्यूबा की इकोनॉमी को गिराने के लिए वहां पर अलग अलग प्रतिबंध लगा दिए, एम्बार्गो लगा दिया, बैन लगा दिया, कोई क्यूबा से व्यापार नहीं कर सकता था। उसे चारों ओर से जो क्यूबा से व्यापार करता था उसके ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता था, ताकि वहां पर बेरोजगारी बहुत बढ़ जाए और महंगाई बढ़ जाए, लोग फिदेल कास्ट्रो के खिलाफ हो जाए। लेकिन उल्टा हुआ, लोग फिदेल कास्ट्रो के और करीब आ गए। जब और करीब आ गए तो इसने क्या किया, अब क्या करे अमेरिका, तो अमेरिका सीआईए के थ्रू मिलके कुछ पेड प्रोटेस्टर को लाया सड़क पे कि कास्ट्रो मुर्दाबाद, कास्ट्रो मुर्दाबाद। ऐसे हमेशा हर जगह पेड लाते हैं। बांग्लादेश में ऐसे ही 2000 का पेड प्रोटेस्टर लाके शेख हसीना की सरकार गिरा दिया। अगर शेख हसीना को यह बात पता रहती कि प्रोटेस्टर्स का डेट टेलीग्राम पे भेजा जा रहा है तो टेलीग्राम बैन कर देती, कब का सलट गया रहता। तो पेड प्रोटेस्टर भेजते थे अमेरिका वाले, वहां पर पुलिस से उनकी नोकझोंक होती थी। इसके अलावा प्रोपोगेंडा, उनके दिमागों में फेक न्यूज भरा जाता था कि फिडेल कास्ट्रो खराब है, भ्रष्ट है। लेकिन वहां की पब्लिक समझदार थी, पब्लिक इसके खिलाफ नहीं हुई। तब ये जॉन एफ कैनेडी सीआईए के साथ मिलकर सबसे घिनौना चाल चला और 650 से ज्यादा प्रयास किया फिदेल कास्ट्रो को मारने की। इनको आदत थी सिगार पीने की, तो इसमें बारूद रख के दिया कि अगर सिगार पिएंगे बारूद ब्लास्ट होगा तो मर जाएंगे, फिर भी बच गए। सिगार में जहर मिला के दिया, फिर भी बच गए। पानी में इनको तैरने का बड़ा शौक था, तो जो गोताखोर जो सूट लगाते हैं तो जो ऑक्सीजन लगाएंगे उसमें जहर लगा के दिया, फिर भी बच गए। बहुत मजबूत आदमी थे। ये जो पानी पी रहे थे उसमें जहर दिया, फिर भी बच गए। कॉफी चाय में दिया, कोल्ड ड्रिंक में दिया, खाने में जहर मिला के दिया, सब में बच जाते थे। पहले ही कहीं ना कहीं से इन्हें भनक लग जाती थी, और इनके बहुत भरोसेमंद लोग थे। ये जिस माइक पे भाषण दे रहे थे उसमें बम लगाने का प्रयास किया, एक आध मूवी में भी दिखाया गया, तो इसमें भी बच गए। इनके घर पे गोली चलाया गया, हर तरह के आजमा लिया फिदेल कास्ट्रो को मारने के लिए। इवन की जो बाल काटने वाला था उसे भी मिला लिया था कि बाल काटने वाला आएंगे तो मार देना। वहां पे दवाइयों में जहर देने का प्रयास किया गया। इवन की मीडिया के कैमरे में बंदूक छुपा के दिया गया कि वहीं से मार देना। इन सब में फिदेल कास्ट्रो बच गए। इनके जीप पे ब्लास्ट किया गया, गोली मारा गया, हेलीकॉप्टर को उड़ाने का प्रयास किया गया। सब हुआ तो फिर लड़कियों को भेजा गया कि फिदेल कास्ट्रो को अपने चाल में फंसा के, हनी ट्रैप में फंसा के उसको जहर दे के मार देना। कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। 650 प्रयास किया गया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी एक नेता को मारने के लिए सीआईए ने एड़ी चोटी लगाया, लेकिन क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो बच गए और अगले 50 सालों तक इन्होंने शासन किया। अमेरिका की इन घिनौनी आदतों की वजह से क्यूबा की जनता पूरी तरह भड़क गई और फिदेल कास्ट्रो अमेरिका के एकदम खिलाफ हो गए और ये रसिया के फेवर में चले गए। उस समय रसिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे निकिता क्रुश्चेव। इन्होंने भरपूर सपोर्ट दिया फिदेल कास्ट्रो को, क्योंकि अमेरिका रसिया के भी खिलाफ था और रूस के सारे पड़ोसियों को अमेरिका भड़काता था। इसीलिए रसिया को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना कि यहां से वो रसिया और इंडिया दोनों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन
अमेरिका भी चालबाज कम नहीं था। बिना किसी को बताए अमेरिका ने रूस के सीधा ने तुर्की में और इटली में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। उसका नाम था जुपिटर मिसाइलें, और ये परमाणु मिसाइलें थी, और तुर्की से महज 150 किलोमीटर दूर पे रसिया था, यहां और यहां तो परमाणु मिसाइलें रख दी। इससे कि दोनों देशों में बहुत टेंशन बढ़ गया, और इसको लगता था जॉन एफ कैनेडी को कि बहुत तीर मारा है, रूस को गिरा देंगे। अरे भैया ये रूस है, निकिता क्रुश्चेव, इसने कहा कि मेरे सीधाने बम रखोगे और जुपिटर मिसाइल रखोगे, ये बात ठीक नहीं है। अमेरिका को कहा कि अरे भाई हम तो रखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो मार देंगे। अब अमेरिका के जो जासूसी जहाज थे U-2 एक दिन उड़ान भर रहे थे और क्यूबा की निगरानी के लिए, कि क्यूबा की निगरानी किया जाए। अब ये U-2 विमानों के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसर भरा होता है, और ये रॉकेट इंजन से उड़ते हैं, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के उड़ना होता है, इसमें बहुत सारे वो लगे रहते हैं सेंसर वगैरह। इसमें 2 ही चक्का होता है जैसे साइकिल की तरह बीच में, इसलिए जब उतरता है तो पीछे से एक 4 व्हीलर वाला इसे गाइड करता है दाहिने बाएं। ये U-2 दुनिया का एडवांस स्पाई प्लेन था। जब ये स्पाई प्लेन फिदेल कास्ट्रो की निगरानी के लिए अमेरिका से उड़ान भर के क्यूबा के पास जा रहा था, तो धीरे धीरे क्यूबा को भनक लग गया। क्यूबा क्या किया, इनको मार के गिरा दिया। फिदेल कास्ट्रो ने आदेश दिया मार के गिराओ इन सबको। अब अमेरिका और भड़क गया और इसका एकदम एडवांस जहाज मार मार के गिरा दिया। जैसे ईरान अभी कैसे मार रहा है, उस समय फिदेल कास्ट्रो मार के गिरा दिया। लेकिन कुछ जहाजें आगे बढ़े, और जब क्यूबा के ऊपर बढ़े और क्यूबा की निगरानी किए तो अमेरिका का होश उड़ गया, क्योंकि जब उन्होंने निगरानी किया तो देखा कि रूस यहां परमाणु बम लगा चुका है। अमेरिका तुर्की में परमाणु बम लगाए थे, तो रूस यहां क्यूबा में परमाणु बम लगाया था, जो अमेरिका के किसी कोना पे मिसाइल से हमला, परमाणु हमला कर सकता था। अमेरिका में तो बवाल हुआ, जॉन एफ कैनेडी का घनघोर बेइज्जती हुआ। अब उसने कहा कि अब ये तो क्यूबा को हम छोड़ेंगे नहीं, क्यूबा ने बहुत गलत किया है, हमारे सीधाने आके मिसाइल लगा दिया है। तो सोचिए, अमेरिका ने यहां मिसाइल लगाया कि रूस को मारेंगे, तो रूस ने क्यूबा में मिसाइल लगाया कि हम यहां मारेंगे। अब इन दोनों देशों में भयंकर हुआ, यहां पे जॉन एफ कैनेडी, निकिता क्रुश्चेव, इन दोनों में भयंकर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। और इसी के लिए अमेरिका ने सोचा कि भैया रूस से लड़ना तो दिक्कत है, तो क्यों ना हम क्यूबा को ही ब्लॉक कर देते हैं। क्यूबा को चारों ओर से नौसेना लगा के अगर घेर देंगे तो क्यूबा फंस जाएगा। तो इसने क्या किया, क्यूबा को चारों ओर बड़ा लंबा घेरा लगाया, आउटर घेरा, फिर इनर घेरा, फिर इंटीरियर घेरा, चारों ओर से क्यूबा को घेर दिया नौसेना ब्लॉकेज लगा के, कि कोई यहां नहीं आ पाएगा। तो भैया निकिता क्रुश्चेव, इसने कहा कि चाहे कितना भी नौसैनिक घेरा लगा हुआ हो, कितनी भी नौसैनिक जहाजें खड़ी हो, रूस की नौसेना और रूस की पनडुब्बियां क्यूबा की मदद करने के लिए जाएंगी। और इन्होंने आदेश दे दिया कि वहां पर रूस की पनडुब्बियां निकल चुकी हैं। अब पूरी दुनिया देख रही थी कि अगर रूस की पनडुब्बियां और अमेरिका की नौसेना अगर आमने सामने होती हैं तो युद्ध को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हुआ भी, यहां ऊपर में अमेरिका की नौसेना घेरा बांधी हुई है, और उधर रूस से पनडुब्बियां चल दी थी, और ये पनडुब्बियों की बहुत खतरनाक पनडुब्बी थी, B-59 पनडुब्बी। B-59 पनडुब्बियों में परमाणु बम लगा हुआ था, और ये पानी के अंदर चल रही थी। और भयानक हो गया 27 अक्टूबर की घटना। 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया को लगा कि अब दुनिया खत्म होगी। ये दोनों पनडुब्बियां ये सब आमने सामने हो गई। सब यहां से 27 अक्टूबर वह दिन था जब रूस की पनडुब्बी और अमेरिका के जहाज आमने सामने हो गए थे। सब अमेरिका की जहाजों को लगा कि शायद लगता है पनडुब्बी आई होगी, तो ये ऐसे ही शॉट फायर कर रहे थे, जब समुद्र के नीचे बारूद डाल के ब्लास्ट कर रहे थे कि अगर कोई पनडुब्बी होगी तो ब्लास्ट हो जाएगी। सोचो ऐसे ही नॉर्मल प्लेयर्स फायर कर रहे थे, ये रूटीन फायर होता है। और गलती से उसी के नीचे रूस की पनडुब्बी थी, और रूस की पनडुब्बी के पास आके वो डेप्थ चार्ज ब्लास्ट हुआ। जो नीचे जाके बारूद ब्लास्ट होता है उसे डेप्थ चार्ज कहते हैं। अगर पास में पनडुब्बी है तो गिरा दिया जाता है, नहीं तो रॉकेट में भर के उसे फेंका जाता है। और जब ये जाते हैं तो पनडुब्बियों के पास जब ब्लास्ट करते हैं तो पनडुब्बी का स्ट्रक्चर फेल हो जाता है और डूबने का खतरा होता है। और हुआ भी वही, इस डेप्थ चार्ज के ब्लास्ट से रूस की B-59 पनडुब्बी का संपर्क टूट गया, मास्को से संपर्क टूट गया। अब ये कहीं से संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे लोग, कोई सिग्नल भेज रहे थे, सारा सिग्नल वाला सिस्टम में काम कर दिया। अब जब ये मास्को से चले थे, रूस से चले थे, तो इन्हें सख्त निर्देश दिया गया था कि अगर संपर्क टूट जाएगा तो समझ जाना तुम्हारे ऊपर हमला हो गया है, सीधे परमाणु बम मार देना। अब यहां पर जो लोग थे वो डिसीजन लेने लगे कि भैया संपर्क तो टूट गया है, अब तो परमाणु बम मारना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए रूस की पनडुब्बियों में परमाणु बम को रेडी कर दिया गया, परमाणु बम रेडी कर दिया गया। लेकिन परमाणु बम को मारने के लिए वहां 3 बड़े अफसर तैनात थे, जिनमें तीनों की सहमति होना जरूरी था।
27 अक्टूबर दुनिया देख रही है कि अब क्या होगा, परमाणु बम चलेगा कि नहीं। जो उस पनडुब्बी के कमांडर थे उस कैप्टन का नाम था वेलेंटाइन सेविस्की। अब ये सब का रशियन नाम है, उटपटांग थोड़ा सा रहता है। इन्होंने आदेश दिया कि मार, परमाणु बम मार, एकदम उड़ा दे पूरा अमेरिका को। लेकिन जो सेकंड इन कमांड थे, उन्होंने मना किया, कहा कि ये रूटीन फायर भी हो सकता है। उनका नाम था वासिली आर्खिपाव। इन्होंने मना किया, कहा कि नहीं, हम आदेश नहीं देते हैं। यही व्यक्ति है, याद रखिएगा, जिसने मना किया था, नहीं तो परमाणु बम मार देता। और वहां पॉलिटिकल अफसर थे इवान मसलेनिकोव, इन्होंने भी मना किया कि नहीं, हम परमाणु बम हमला नहीं करने देंगे। लेकिन ये पूरा रेडी था। अब हुआ क्या, अब जब इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, तीनों का ऑर्डर होना जरूरी था। अब क्या किया जाए, तो कहा गया कि पनडुब्बी को ऊपर लाके देखते हैं, शायद ये रूटीन फायर तो नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई दिक्कत हुआ तो हम फायर कर देंगे। तो इसने कहा कि अगर ऊपर जाएंगे, अगर कोई फायर किया तब, कहा तो परमाणु बम रेडी रखा जाए, अगर ऊपर कोई दिक्कत होगा तो फायर कर देंगे। यहां से परमाणु पनडुब्बियां, रूस की पनडुब्बी बाहर जब निकलती है तो देखती है कि सामने अमेरिका का जहाज खड़ा हुआ है। अब दोनों में हालत खराब की, किया क्या जाए, और इसी के ऊपर वो डेप्थ चार्ज चला रहा था। और जब पनडुब्बी निकली तो सामने यहाँ अमेरिका का जहाज था, ऊपर उड़ने वाला जहाज था। ये पनडुब्बी घिर चुकी थी, तो इसने परमाणु बम रेडी रख दिया था। अब दोनों के बीच बातचीत हुई, निकिता क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी के बीच, कि नहीं, ये रूटीन मिस्टेक था, हम लोग एक समझौता करते हैं, वरना दुनिया समाप्त हो जाएगी, परमाणु युद्ध से कुछ हो नहीं सकता है। एक छोटा सा मिस्टेक अगर होता ना, और केवल ये बोल देता ना वसीली, तो अगर उस समय तो परमाणु हमला हो गया रहता अमेरिका पे, फिर अमेरिका उधर से परमाणु बम मारता। बाद में दोनों नेताओं ने मिलकर एक समझौता किया कि देखो भैया, हम ये क्यूबा से मिसाइल वापस मंगा लेते हैं, तो आप भी एक काम कीजिए, तुर्की और इटली का मिसाइल अपने यहाँ से परमाणु बम वापस मंगा लीजिए। तो अमेरिका ने भी वापस मंगा लिया और रूस ने भी वापस मंगा लिया। इस तरह से 1961 में दो देशों के बीच परमाणु हमला होते होते बच गया। लेकिन इन दोनों नेताओं का अंत बहुत बुरा हुआ। उस समय पूरी दुनिया को लग रहा था कि परमाणु बम पहले अमेरिका चलाएगा, कि परमाणु बम पहले रूस चलाएगा। जब पूरी दुनिया परमाणु बम के डर में, साए में जी रही थी, तो एक देश था जो चुपके से अपना परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था। वह देश था इजराइल। इजराइल अपने डेमोना न्यूक्लियर फैसिलिटीज में चुपके से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था, और इसकी भनक लग गई अमेरिका को। अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल अपने पैरों पे पूरी तरह खड़ा हो जाए। अमेरिका यह चाहता था कि इजराइल हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के आगे भीख मांगे। लेकिन इजराइल चुपके से परमाणु बम बना रहा था। हालांकि अभी ईरान क्या किया है, मिसाइल हमला करके, ड्रोन हमला करके डेमोना के इस प्लांट को आधा उड़ा दिया है। ऐसे ही युद्ध चलते रहा तो ईरान के पास बिना परमाणु बम रहे इजराइल के परमाणु बम के प्लांट को ही उड़ा देगा, तो वहां ज्यादा तबाही आएगी। हालांकि हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि अमेरिका अब क्या करता है। इसकी भनक जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लगी, तो जॉन एफ कैनेडी ने उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को कॉल किया और डेविड बेन गुरियन से कहा, क्या आप डेमोना में परमाणु बम बना रहे हैं? तो डेविड बेन गुरियन मुकर गए और कहे कि हम कोई ऐसा बम नहीं बना रहे हैं, आप जांच कर सकते हैं। और अमेरिकी कंपनी के जांच में आने से पहले ही डेविड बेन गुरियन ने इस डेमोना न्यूक्लियर प्लांट से सारे प्लूटोनियम और आइसोटोप्स के रिसर्च जो हो रहे थे उसे हटा दिया। अमेरिका को इसकी भनक लग गई कि इजराइल ने उसे धोखा दिया है और अपने सारे एटॉमिक रिसर्च को वहां से हटा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अब इजराइल के ऊपर दबाव बनाने लगे और इतना दबाव बनाया गया, पहली बार अमेरिका ने इजराइल पर इतना दबाव बनाया तो बेन गुरियन ने इसका बहुत ही ईगो पे ले लिया और इजरायलियों ने कहा कि अमेरिका हम तुम्हें भी सबक सिखा देंगे, इसलिए आएंगे आप हमारे परमाणु हथियार का जांच करने, हम आप ही को बताते हैं। तो जॉन एफ कैनेडी का फाइल निपटा दिया। सब फाइल निपटाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, मोसाद के एजेंट्स को पहले सीआईए में भर्ती कराया और कहा कि भैया पहले मोसाद का एजेंट सीआईए में जाएगा और सीआईए के थ्रू अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या का प्लान बन गया और इस तरह से जॉन एफ कैनेडी की हत्या रच दी गई। जॉन एफ कैनेडी एक प्रचार के दौरान एक खुली जीप में जा रहे थे 22 नवंबर 1963 को, ये डेट याद रखिएगा। 22 नवंबर को किसी ने इनके ऊपर गोली मार दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति मारा गया और जाइए इजराइल का जांच करे खातिर मारे गए। यहाँ पे इत्तेफाक देखिए एक एक करके 22 जनवरी को मारा। जिसने मारा उसका नाम क्या था, ली हार्ले ओसवाल्ड। इसने मारा, इसको पुलिस पकड़ के ले आई और 2 दिन बाद 24 नवंबर को इसको किसी ने मार दिया, मीडिया के सामने मार दिया, सबके सामने मार दिया। उसका नाम था जैक रूबी। इसने मार दिया, हंसते हंसते मारा, कहा कि तुम्हारे राष्ट्रपति को मार दिया। जैक रूबी को फांसी की सजा हुई लेकिन फांसी लगाई नहीं गई। टेक्सास कोर्ट ने उसके फांसी पर रोक लगा दिया, कहा कि इसकी दोबारा जांच होगी। लेकिन
1967 को आकस्मिक मृत्यु से इसकी मृत्यु हो गई। अब इसको कौन मार के चल गया पता नहीं चला, तो निपटा दिया गया जॉन एफ कैनेडी को। और उधर रूस में ये निकिता क्रुश्चेव की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव को जब आलोचना इसलिए हुई कि अमेरिका ने कहा था कि जब हम परमाणु बम यहाँ से हटाएंगे तो आप पब्लिकली नहीं कीजिएगा, लेकिन इन्होंने तो क्यूबा से हटाया तो पब्लिकली कर दिया, और जब यहाँ से रूस अमेरिका हटाया तो पब्लिकली नहीं किए थे। तो लोगों को लगा कि अपना मिसाइल तो हटा लिया, अमेरिका वाला नहीं हटा पाया, तो ये चुनाव में हार गए। और 1964 के चुनाव में वहां पे लियोनाइड ब्रेजविन क्या हुए, चुनाव जीत गए। जब पूरी दुनिया अक्टूबर 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बिजी थी कि कब हमला, परमाणु हमला अमेरिका रूस पे करेगा कि रूस अमेरिका पे करेगा, इसी अक्टूबर 1962 का फायदा चाइना उठाया। और चाइना में माओ की सरकार थी, माओ की सरकार गिरने वाली थी, आंतरिक असंतोष पनप रहा था, इसलिए इसको एक बहाना भी चाहिए था, क्योंकि गिर रही सरकार के ऊपर यदि कोई आतंकवादी हमला हो जाए या युद्ध हो जाए तो सरकार स्टेबल हो जाती है। तो इसने सोचा सबसे बेहतर टाइम है, पूरी दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बिजी है और अभी सबसे बेस्ट टाइम है। उसने क्या किया, लद्दाख पर आक्रमण कर दिया, और लद्दाख पर आक्रमण करके इतना एरिया लद्दाख का यानी जम्मू कश्मीर का 10% एरिया ले लिया, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, जिसे चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर या सीओके कहते हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, हालांकि इसे अक्साई चीन भी कहा जाता है। अब ये चाइना लेकर चला गया। आज भी इंडिया चाइना के बीच में ये डिस्प्यूट है और चाइना इसी का फायदा उठाता है। और जब भी पूरी दुनिया कहीं व्यस्त रहती है तो चाइना सोचता है कहीं युद्ध कर लिया जाए, और अभी भी यही है। पूरी दुनिया इस समय पूरी दुनिया ईरान की लड़ाई पर देख रही है। रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में, वो आ नहीं सकता है। अमेरिका फंसा हुआ है ईरान में, वो कुछ नहीं कर सकता है। और चाइना यही बहाना सोचकर ताइवान को घेर लिया है। अगर यहां अमेरिका फंसता है तो ताइवान पर ये चाइना कब्जा कर लेगा। और यही वह समय है, यहां सऊदी भी परेशान है। सऊदी ही वह व्यक्ति है, अब तुर्की, जो पाकिस्तान को मदद करते हैं। अगर अमेरिका ईरान में फंसता है युद्ध में तो पक्का इसका फायदा चाइना उठाएगा और ताइवान को कब्जा करेगा। यही समय भारत के लिए भी परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे आपस में उलझे रहेंगे, पाकिस्तान को बचाने कोई नहीं आएगा, और हम लोगों को भी यही समय है पीओके को वापस ले आने की। ये एकदम परफेक्ट टाइम है। अब टॉपिक पे आते हैं, पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाले पे। देखिए, अमेरिका जो था उस समय पाकिस्तान का साथ देता था इंडिया के खिलाफ, तो भारत ने भी सोचा कि क्यों ना हम अमेरिका को भी जलाएं थोड़ा सा। हमारे ऊपर 7वां बेड़ा मारने आया था, परमाणु बम मारने आया था। तो उस समय इंदिरा गांधी जो थी फिदेल कास्त्रो से मिलने भारत से क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंच गई। उस समय नॉन एलाइजिंग मूवमेंट का अध्यक्ष हुआ करता था हवाना यानी क्यूबा, वो भारत को अध्यक्षता सौंपा। नॉन एलाइजिंग मूवमेंट मतलब हम किसी भी संगठन में नहीं है, ना अमेरिका के फेवर में है, ना हम रूस के फेवर में है, हम किसी भी गुट में नहीं है। उसे हम गुट निरपेक्ष या नॉन एलाइजिंग कहा गया। उसी को हम तीसरी दुनिया भी कहते हैं। पहली दुनिया अमेरिका और उसके समर्थन वाले देश, दूसरी दुनिया रूस और उसके समर्थन वाले देश, और तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष को कहा गया, जो किसी के फेवर में नहीं थे। ये ज्यादातर विकासशील देश थे, जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता था। उस समय ग्लोबल नॉर्थ जो थे वो सब विकसित देश थे, और ग्लोबल साउथ में वो कोई भी देश विकसित नहीं था। तो ये तीनों एक ही के लिए यूज होता था। अब इंडिया उसको जलाने के लिए कहां पहुंच गए, क्यूबा में। हालांकि हम सब कहीं ना कहीं भले कहने के लिए नॉन एलाइजिंग के थे, लेकिन गौर कीजिए, क्यूबा नॉन एलाइजिंग का अध्यक्ष है, लेकिन अंदर से रूस के फेवर में है, उसको परमाणु बम लगाने को जगह दिया है। हम भारत वाले नॉन एलाइजिंग के सदस्य हैं, अध्यक्ष भी बने थे। इवन जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल अहमद सुकर्णो, ये जब लोगों ने ही मिलकर गुट निरपेक्ष बनाया था, लेकिन हम लोग भी रूस के फेवर में ही थे। तो हम लोग भी अमेरिका को जलाने के लिए यहां पहुंच गए। और भारत और क्यूबा के आपसी संबंध को दिखाने के लिए उस समय बहुत भव्य भारत का स्वागत किया गया था, और इंदिरा गांधी को उस समय फिदेल कास्त्रो ने गले भी लगा लिया था। उस समय इसे ग्लोबल साउथ और यूनिटी को देख के दिखाया गया था। हालांकि अभी के समय में जो राजनीति जिस हिसाब से चल रही है, अभी के समय ऐसा होता तो इनको ट्रोल कर देता सब इंदिरा गांधी को। खैर, उस समय की राजनीति बहुत मतलब ये चर्चा का विषय बना था। हालांकि उस समय के जितने विकासशील देश थे जो किसी भी पक्ष में नहीं थे, अमेरिका के पक्ष में रहते पहली दुनिया, रूस के फेवर में रहते तो दूसरी दुनिया, किसी के फेवर में नहीं है तो तीसरी दुनिया, ग्लोबल साउथ थे क्योंकि वो विकासशील थे। यही देश आगे जाके जब विकास किए और अपना जब लोहा मनवाए तो वो बने G20। और इसमें भी जो
बहुत तगड़े निकले वो निकले हैं ब्रिक्स। ये ब्रिक्स देश है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है ब्रिक्स देशों में। अभी तो इसमें बहुत सारे सदस्य आ गए हैं ब्रिक्स देश। ये वही ब्रिक्स है जो अमेरिका की डॉलर की कबर न खोद दिया तो आप कहिएगा। अमेरिका की डॉलर की मोनोपोली अगर कोई खत्म करेगा तो ब्रिक्स देश और ये G20 जो आज से 25 साल 30 साल पहले कभी विकासशील देश तो कभी तीसरी दुनिया, कभी ग्लोबल साउथ तो कभी नॉन एलाइजिंग कहे जाते थे, वक्त वक्त की बात है, अमेरिका देखेगा कि ब्रिक्स की ताकत क्या होती है। खैर, अमेरिका के चाहे जितने भी राष्ट्रपति आए वो क्यूबा में सरकार बदलने की कोशिश की है। सरकार बदलने को रिजीम चेंज भी कहते हैं, लेकिन वो क्यूबा के अंदर से कभी भी फिदेल कास्त्रो की सरकार नहीं हटा पाए। हालांकि ग्वांतनामो पे शुरू से ही जो प्लाट एक्ट था उसी के तहत अभी भी अमेरिका का यहां पे कब्जा है ग्वांतनामो में, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते गए, फिदेल कास्त्रो अपने जगह पे रहे। फिदेल कास्त्रो के रहते हुए अमेरिका के 11 राष्ट्रपति चेंज हो गए। हालांकि अगर गिनती करेंगे तो 13 राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि जॉर्ज बुश 2 बार आ गए थे और डोनाल्ड ट्रंप 2 बार आ गए हैं। तो अगर इंडिविजुअल बात करेंगे तो 11, सीक्वेंस में बात करेंगे तो 13 राष्ट्रपति चेंज हुए, लेकिन क्यूबा से फिदेल कास्त्रो को नहीं हटा पाए। फिदेल कास्त्रो 1959 से 2008 तक टोटल 50 सालों तक अमेरिका के सिधाने रह के अमेरिका का जिंदगी भर विरोध किया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। आज तक अमेरिका के राष्ट्रपतियों को इसका मलाल है, गद्दी से हटते हैं और अपनी सत्ता सौंपते हैं 50 सालों के बाद। तो फिदेल कास्त्रो अपनी यह सत्ता अपने भाई को देते हैं, और फिदेल कास्त्रो के छोटे भाई थे राउल कास्त्रो। राउल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो जब 2008 में रिटायर हो रहे थे 50 सालों के बाद, तो भैया इनके भाई भी तो उसी एज के होंगे ना, ये दोनों जब लड़ाई लड़ रहे थे तो एज देखिए। तो 50 सालों तक इन्होंने शासन किया, और जब ये रिटायर होने गए तो क्यूबा की सत्ता, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी क्यूबा में, तो इन्होंने अपनी सत्ता 2008 में अपने भाई को सौंप दिया, राउल कास्त्रो को। तो 50 साल तक बड़े भैया और 10 सालों तक छोटे भैया, 60 सालों तक तो इन्हीं दोनों भाइयों ने शासन किया क्यूबा के ऊपर। अब क्यूबा पे 1959 से 2008 यानी 50 साल तक फिदेल कास्त्रो, 8 से 18 तक 10 साल तक राउल कास्त्रो, 18 से 2026 तक जो बने हैं डियाज कैनाल बने गए हैं, डियाज कैनाल। तो अभी वर्तमान में क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और डियाज कैनाल वहां के राष्ट्रपति हैं। अब अमेरिका इन्हें चारों ओर से घेर लिया है और बहुत दुर्दशा कर रहा है अमेरिका इनकी। वर्तमान में अमेरिका ने क्या किया है क्यूबा को सबक सिखाने के लिए, वेनेजुएला पे पहले ही कब्जा कर लिया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंपा उठा ले गया है। वेनेजुएला से ही पेट्रोल खरीदता था क्यूबा, अब क्यूबा के पास पेट्रोल की सप्लाई रुक गई है। और क्यूबा जो था अपना ज्यादातर बिजली पेट्रोलियम से बनाता था, भारत ज्यादातर कोयला और न्यूक्लियर पावर से बनाता है, लेकिन वो बिजली से, कोयला इससे बनाता था पेट्रोलियम से, तो उसका पेट्रोलियम भी गया और बिजली भी गया। अभी क्यूबा में ना पेट्रोल है ना बिजली है। अब सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के गिरफ्तार होने के बाद। जब डीजल ही नहीं है, पूरी सड़कें खाली है, कूड़ा उठाने वाला गाड़ी भी नहीं आ रही है, सब खाली है यहाँ पे। सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का कोई भी मशीन, सीटी एमआरआई, ब्लड जांच से लेके एक्सरे से लेके ऑपरेशन थिएटर जो हो गया यहाँ पर, ऑपरेशन थिएटर में बिना बिजली हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता है। स्कूल बंद है, सब बंद है, क्यूबा में ब्लैकआउट हो चुका है। पूरी दुनिया देख रही है क्यूबा को क्या होगा। और पिछले 1.5 महीने से क्यूबा के पास न पेट्रोल है ना बिजली है। अमेरिका ने पूरी तरह से क्यूबा का ब्लॉकेज कर दिया, क्योंकि बुढ़ऊ को क्यूबा की सरकार पसंद नहीं है। अब क्यूबा के पास पेट्रोल ही नहीं है। क्यूबा ने गुहार लगाया रूस से कि भैया हमको पेट्रोलियम भेजो, तो क्यूबा के लिए रवाना कर दिया है रूस अपना ऑयल टैंकर क्यूबा को रवाना कर दिया। ये 10 दिन बाद वहां पहुंचेगा। लेकिन रूस अब उतना ताकतवर रहा नहीं और अमेरिका ज्यादा ताकतवर हो गया। अगर अमेरिका इस जहाज को मार के गिरा देता है या इस जहाज को गिरफ्तार कर लेता है तो देखना होगा कि पुतिन क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्रंपा तो पागल है, ये तो घमंड में पागल है। अब दुनिया किस साइड में जाएगी कोई ठीक नहीं है, कि अगर ये ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो रूस उठा के एक परमाणु बम ईरान को थमा देगा, ईरान कहीं चला देगा। भाई तुम उसके पड़ोसी को टॉर्चर करोगे तो उसको क्या जाता है दे देने में। और पूरी दुनिया इसको देख रही है, वर्ल्ड लीडर ये देख रहे हैं। कोई इसको आतंकवाद कहेगा? कोई नहीं कहेगा। क्या इस तरह से किसी सरकार को गिराने के लिए 60 सालों से तैयारी कर रहे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पूरी दुनिया क्यूबा को देख रही है कि क्यूबा आगे क्या होने वाला है। खैर अब आगे क्या होगा, जैसा होगा बताएंगे हम आप लोग को। और 5 अप्रैल को बापू सभागार में सेमिनार है और ये 2 शिफ्ट में सेमिनार होगा। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में यूपीएससी, बीपीएससी और कंपटीशन, जनरल कंपटीशन वाले बच्चे आएंगे, और जो इवनिंग शिफ्ट है 2:30 बजे, उसमें नीट, जेई और जो इस साल हर जिले में जितने बच्चे टॉप किए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं, उनको हम आगे की पढ़ाई फ्री में कराएंगे हर जिला के टॉपर बच्चों के लिए। तो वो भी सेमिनार में आएंगे, चाहे वो 11th 12th या टॉपर नीट
के 11th के हो 12th के हो किसी भी बैच के होंगे उन्हें हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। और यूपीएससी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप, फिजिक्स, ये सारी चीज़ों के बैच आ गए हैं। बिना वर्ल्ड मैप पढ़े हुए आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो इधर बिहार पीसीएस वाले बच्चे हैं, एक तो आप लोग का फाउंडेशन क्लास है ये बीपीएससी वालों का, और एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है 72वीं बीपीएससी के लिए, प्रहार टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज से हमेशा क्वेश्चन आया है और इससे ही आपको बहुत हद तक इतना आ जाता है कि आप अच्छे से अपना एग्जाम श्योर कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अभी ईरान इजराइल लड़ाई कहां तक पहुंची, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान की मिसाइलें अब एक्यूरेट कैसे मार रही हैं, उधर अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइलें पूरी तरह से खत्म हो रही हैं। अमेरिका ने सेना उतारने को बोल दिया लेकिन इजराइल अपनी सेना नहीं उतार रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में अपडेट देंगे कि ईरान युद्ध का क्या अपडेट आया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।